हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। हमने जो इतिहास का एक न्यू बेंच लॉन्च किया था उसके अंदर हम इतिहास को बाय डिटेल पढ़ेंगे। इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ सकते हैं इसे हम जानते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। प्रथम भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि इतिहास और तीसरा है इतिहास। यहाँ पर क्या कीवर्ड बनता है कि हम इतिहास को कितने भागों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इतिहास को 3 भागों में पढ़ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास और इतिहास। ठीक है, तो हम जितने भी इनके जो 3 पार्ट है इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों पार्टों को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी एक भी पॉइंट ना छूटे। जब भी हम किसी एग्ज़ाम में बैठें तो हमें उसी टाइम क्लिक हो हमारे माइंड में कि हाँ ये बात तो मैंने वहाँ भी पढ़ी थी और हम उस बात को रिलेट कर पाएँ और अपना जो आंसर है उसे बिल्कुल सही कर पाएँ। तो आइए पढ़ते हैं बेटा प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल से। जो प्रागैतिहासिक काल है वह प्राक प्लस इतिहास से बना है। प्राक का इंग्लिश में कहते हैं परी प्लस हिस्ट्री। परी का मतलब होता है प्राचीन और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। तो ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किससे कहते हैं इसका पूर्ण रूप से हम विस्तार से पढ़ते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है इतिहास के उस भाग को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिस भाग में हमें लिखित विवरण प्राप्त ना हो। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा उसमें हमें किसी प्रकार का भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उनमें उस वक्त तक लेखन कला की कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो पाई थी। यानी कि उस वक्त तक उनमें ये समझ नहीं थी कि वो जो कर रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है। ठीक है, तो एक किस्म से वो आदि मानव की तरह थे, उन्हें कोई ध्यान नहीं था, उनमें किसी प्रकार का कोई भी अपने बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, दूसरा है आदि इतिहास। आदि इतिहास आद प्लस इतिहास से मिलकर के बना है। आद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो और इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री। यानी कि प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास। इतिहास का ऐसा समय जब हमें लेखन के प्रमाण तो मिले पर हम उसे पढ़ नहीं पाए। यानी कि जो आदि मानव थे वो प्रागैतिहासिक काल में तो कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल भी मतलब जानवरों की तरह ही उनका जीवन व्यतीत होता था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के आते आते उनमें मानसिकता थोड़ी सी डेवलप हो पाई कि हमें उनमें थोड़ी सी डेवलप हो पाई कि हाँ हमें कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब उन्हें अपने बारे में कोई सुविधा मुहैया करने के बारे में वो अवेयर हो पाए, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, ढंग से कैसे रहें, इन सब के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज हो पाई। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें हमें जो लेखन कला के प्रमाण तो मिले, लेकिन अभी तक हम जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि आदि इतिहास से जो भी लेखन कला के प्रमाण मिले हैं हम उसे पढ़ पाएँ। यानी कि अभी तक आदि इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं गया है और प्रागैतिहासिक काल में तो ऐसी कोई लेखन कला डेवलप हुई ही नहीं थी। अब हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। सॉरी, इतिहास जब लेखन कला की समझ लोगों में आ गई थी और जिसे आज हम पढ़ सकते हैं। यानी कि इतिहास के आते आते जो लोग थे वो इतने समझदार हो गए थे कि वो लिखने के बारे में जागरूक भी हो गए थे और जो उन्होंने लिखा वो हम आज पढ़ने में भी सक्षम हैं। यानी कि वो अपने बारे में भी एक समझ डेवलप कर पाए थे कि हमें इंसान हैं और जो अन्य जो जानवर हैं इस पृथ्वी पर हम उनसे कुछ ना कुछ अलग हैं। तो वो इस तरह से डेवलप खुद को कर लिया था उन्होंने। यानी कि आदि मानव से एक सभ्य मानव की तरफ उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए हम प्रागैतिहासिक काल को बाय डिटेल पढ़ते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से इतिहास को हमने शुरुआत में 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास, उसी तरह से अब प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं ताकि हम इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ और
किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो हमें पूरा डिटेल से कंसेप्ट पता हो, पूरा बेसिक पता हो, तो क्वेश्चन कहीं से भी बने तो उस टाइम हम रिलेट कर पाएँ और हमारे माइंड में उसी वक्त क्लिक हो कि हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ी थी। तो जो प्रागैतिहासिक काल वो 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण युग, इस युग में पत्थर के हथियार एवं औजार बनते थे। जो पाषाण युग था, पाषाण का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि पत्थर। जो पाषाण युग था उसमें जो लोग थे ना, वो पत्थर से थोड़ा थोड़ा मतलब पत्थर से परिचित होने लगे थे कि हाँ पत्थर का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इससे हमारी लाइफ को कैसे हम ईजी बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत उनमें अवेयरनेस आने लगी थी। जो कांस्य युग आया, इस युग में हथियार एवं औजार कांस्य के बनते थे। यानी कि जब कांस्य युग आया तब तक लोगों में कांस्य धातु के प्रति भी अवेयरनेस आ चुकी थी। इससे पहले वो पत्थरों के बारे में जागरूक हुए थे और कांस्य युग में आते आते वो कांस्य के बारे में भी जागरूक हो गए थे कि इस कांस्य धातु से हम क्या क्या बना सकते हैं। उसके बाद कांस्य युग के बाद आता है लोहा युग। लोहा युग में लोग लोहा का उपयोग करना शुरू कर चुके थे। यानी कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसे हमने 3 भागों में बांटा है, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। अब हम पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग को भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा संपूर्ण कंसेप्ट क्लियर हो और किसी भी एग्जाम में हम गलत ना कर पाए। जो पाषाण युग है, इस युग में पत्थर के हथियार एवं औजार बनाए जाते थे क्योंकि मानव अपनी और अपनों की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए पत्थरों का उपयोग करने लगे थे। इसलिए इन पत्थरों को कुछ आकार देकर औजार बनाते थे। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर लोग कहीं ना कहीं पत्थरों से तो अवेयर होने लगे थे, उनमें पत्थरों के बारे में जागरूकता आने लगी थी कि हाँ इन पत्थरों को हम एक हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं और इन पत्थरों के यूज से हम खुद को भी हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और जो हमारे अपने हैं उनकी भी हम जानवरों से रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त लोग जो थे उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं था, तो वो अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते रहते थे। तो भ्रमण के दौरान उन्हें अनेक तरह के जो जंगली जानवर होते हैं उनसे सामना होता था और कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ डेवलप कर ली थी कि हाँ पत्थरों से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं इन जानवरों से। अब आते हैं हम कांस्य युग में। जो कांस्य युग है, इस समय हथियार और औजार कांस्य के बनते थे। यानी कि वो पाषाण युग जो था उसमें तो वो पत्थर से अवगत हुए थे और कांस्य युग में वो धातु कांस्य से अवगत हो गए थे। अब आते हैं हम लोहा युग के बारे में। इस समय तक लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, अंततः औजार बनाने में लोहे का प्रयोग होने लगा था। यानी कि जो पाषाण युग था उसमें औजार थे वो पत्थर के बनाए जाते थे। कांस्य युग में औजार जो थे वो कांस्य धातु के बनाए जाने लगे थे और जो लोहा युग था उस युग के आते आते जो औजार थे वो लोहे के बनने लगे थे। यानी कि अब औजार 3 टाइप से बनाए जाने लगे थे, एक प्रथम पत्थर से, दूसरा कांस्य से और तीसरा लोहे से। अब हम पढ़ते हैं पाषाण युग को डिटेल से, कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, कहीं भी कोई भी फैक्ट हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करिएगा। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो पाषाण युग है उससे भी 3 भागों में बांटा गया। प्रथम हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। प्रथम था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आदि इतिहास और तीसरा था इतिहास। ठीक, उसके बाद में हमने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा था, पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। अब हम पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट रहे हैं, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा बिल्कुल फंडा है कि हमें बिल्कुल बेसिक से जो है बेसिक है जो हमारा पूरा कराएंगे ताकि हमारा संपूर्ण बेसिक क्लियर हो सके और बेसिक से कहीं पर भी कोई भी की पॉइंट ना रहे। क्योंकि अब आजकल क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर है वो काफ़ी डेप्थ में पूछते हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी डीपली बनाए जा रहे हैं, तो हमारा कोई भी
पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार आग, खेत या शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण में पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आग का आविष्कार नहीं हुआ था। सॉरी, यहाँ पर आज नहीं, आग का आविष्कार हुआ था पर उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें आग के बारे में लोग अवगत तो हो गए थे, लेकिन आग का उपयोग कैसे करना है वो नहीं जानते थे। ठीक है, और जो पूरा पाषाण काल था उसमें अधिकांश औजार सप्टिक यानी कि पत्थर के बनते थे। पूरा पाषाण काल के बारे में पहली जानकारी हमें 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। यानी कि पूरा पाषाण काल है उनके बारे में हमें जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में दी थी। यहाँ पर कीवर्ड क्या बनता है कि पूरा पाषाण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें किसने मुहैया कराई? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और कौन से सन में कराई? 1863 ईस्वी में। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज उन्होंने ही की थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। जो भारत में है पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई प्रथम चीज जो हमें मिली थी वो पल्लवरम नामक स्थान से मिली थी। तो ये कीवर्ड की तरह यूज हुआ है और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से मिली थी। तो अगर हमने पढ़ा होगा तो उससे टाइम माइंड में क्लिक करेगा कि पल्लवरम में मिली थी। तो चलिए बेटा अगला पढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग, जो मध्य पाषाण युग है इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। यानी कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव में एक समझ डेवलप हो गई थी कि हम पशुओं का पालन भी कर सकते हैं और अपनी रक्षा के लिए हम पत्थरों के औजार भी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी सुविधाओं को लेकर के अवेयर हो रहा था और एक विकासशील जो गति थी उसकी बनी हुई थी। मानव मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल में औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बनाए जाते थे। जो मध्य पाषाण काल था उसमें सूक्ष्म पाषाण यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से जो थे वो औजार बनाए जाते थे। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। मिट्टी का सुराहीदार बर्तन हमें इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश से मिला है। यानी कि हमें मध्य पाषाण युग में मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। जो मृदभांड है इसकी फोटो भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ताकि, क्योंकि एक क्या होता है कि हमारे जो माइंड सेट होता है, हम जो चीज़ देखते हैं ना वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। इसलिए मैंने इसकी यहाँ फोटोग्राफी भी लगाई हुई है ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे और याद करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नव पाषाण युग तक क्या हो गया था, हमें मध्य पाषाण युग तक क्या हो गया था कि हमें सुराहीदार बर्तन की खोज हो चुकी थी। और ये जो सुराहीदार बर्तन था वो कहाँ से मिला था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिला था। तो यहाँ पर कीवर्ड के रूप में यूज हुआ है कि मध्य पाषाण युग में हम किस चीज़ की खोज कर पाए थे, यानी कि सुराहीदार बर्तनों की खोज कर पाए थे। और ये भी की पॉइंट बनता है कि जो मध्य पाषाण युग था उसमें हमने सुराहीदार बर्तनों की खोज तो की थी, लेकिन किस स्थान से वो मिले हैं ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो वो हमें इलाहाबाद से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको डिटेल से बताए हैं और इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। पहले भी प्रीवियस ईयर में भी बने हुए हैं इनसे क्वेश्चन और इन फ्यूचर भी बन सकते हैं, तो आप पूरा फोकस कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम नव पाषाण युग के बारे में। नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। जो नव पाषाण युग है इसके आते आते पहिए का आविष्कार हो गया था। यानी कि इस टाइम तक लोग अपने बारे में, अपनी सुविधा के बारे में और जागरूक हो रहे थे। तो पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि पत्थरों की खोज की औजारों के रूप में, उसके बाद उन्होंने कांस्य धातु से परिचित हुई, उसके बाद वो लोहे से परिचित हुए
और उसके बाद उन्होंने जानवरों का पालन पोषण शुरू किया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहीं न कहीं उनमें डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो उसी के दौरान ही उन्होंने नवपाषाण युग आते आते उन्होंने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था और नवपाषाण काल में ही स्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए, इस चित्र के थ्रू हमें पता चल रहा है कि नवपाषाण युग में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, हमने ये चित्र इसलिए डाले हैं ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, क्योंकि देखी हुई चीज हमें लंबे टाइम तक रहती है हमारे दिमाग में। कृषि खेती की शुरुआत भी नवपाषाण युग में हो गई थी, यानी कि नवपाषाण युग के आते आते लोगों ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था और स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी कहीं न कहीं उनमें बढ़ रही थी। और नवपाषाण युग में ही जो मानव था उसके कृषि के प्रति झुकाव बढ़ रहा था। कृषि में सबसे पहली फसल गेहूं खाद्यान्न के रूप में और जौ थी, यानी कि सबसे प्रथम जो खोज हुई थी वो तो हुई थी जौ की, लेकिन जो पहला अनाज खाया गया था वो गेहूं था। तो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहली खोजी गई फसल कौन सी थी, तो आंसर होगा जौ। लेकिन सबसे पहली फसल जो खाई गई थी वो था गेहूं। ये दोनों अलग अलग हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार हम बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो ध्यान दे लीजिएगा कि अगर खाद्यान्न पूछा जाए पहले तो गेहूं होगा, और अगर पूछी जाए कि फसल कौन सी खोजी थी तो होगा जौ। कृषि का सबसे पहले ऊन के उत्पादन के स्थान करने का, मतलब कृषि का सबसे पहले, यहाँ पर सॉरी गलत है, हो गया था बाय मिस्टेक मेरा हो गया। कृषि का सबसे पहले उत्पादन करने का स्थान मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, वहां पर खोजा गया था। यानी कि सबसे पहले कृषि कहाँ की गई थी, वो स्थान कौन सा है, तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। यहाँ पर की पॉइंट क्या बनता है कि नवपाषाण कालीन युग में कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी, तो ध्यान दे लीजिएगा कि पश्चिमी बलूचिस्तान में की गई थी। आग के उपयोग की जानकारी भी इस युग में हो गई थी। यहाँ पर पिक्चर भी लगाई हुई है। तो जो नवपाषाण कालीन आया उस समय तक मानव अपने आप को कहीं न कहीं विकसित करने में सक्षम हो गया था। खुद के रहने के लिए निवास बनाना उसने शुरू कर दिया था। कृषि उसने शुरू कर दी थी ताकि उसे शिकार के लिए यहाँ से वहाँ भटकना ना पड़े, और अपने मतलब सुविधा के प्रति, वो अपनी सुविधा के प्रति कहीं न कहीं वो जागरूक हो रहा था और उसे जागरूकता की जो स्थिति थी वो अभी बनी हुई थी और अभी भी वो चल ही रही है। कोई ना कोई आविष्कार अक्सर होता ही रहता है। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी नवपाषाण काल में। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। तो ये कीवर्ड ये बनता है कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया गया था, आंसर होगा कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था। ये कीवर्ड की तरह यूज हुआ। इन जो कीवर्ड है इन्हें काफ़ी आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ना उन्हीं से ही अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमने पढ़ा होगा और उसकी इमेजेस भी हमने देखी होगी तो हमें एकदम क्लिक होगा कि हाँ ये हमने वहाँ पढ़ा था, और हम अपने क्वेश्चन रिलेट कर पाएंगे और अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। पहला औजार कुल्हाड़ी बनाया गया था जो अतिरकम्पम स्थान से प्राप्त हुआ था, यानी कि पहला औजार सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाया गया था। ये कीवर्ड है कि सर्वप्रथम औजार कौन सा बनाया गया था, कुल्हाड़ी। और जो कुल्हाड़ी जो औजार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ था। ताम्रपाषाण युग, जो ताम्रपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण युग के बाद का समय माना जाता है। यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की थी। ताम्रपाषाण युग तांबे और पत्थर का मिश्रित युग था, अर्थात इस समय तक लोग तांबे से परिचित हो चुके थे, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगे थे। यानी कि जो ताम्रपाषाण युग आया था उस समय तक लोग पत्थर से तो परिचित हो चुके थे, उसके साथ साथ वो तांबे से भी परिचित हो चुके थे। और जो हथियार बनाते थे, जो भी वो धातु बनाते थे, वो पत्थर से भी बना लेते थे और तांबे से भी बना लेते थे, यानी कि इन दोनों का वो मिश्रित यूज करने लगे थे। मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा ही थी। तो ये जो कीवर्ड बनता है
कि सर्वप्रथम धातु कौन सी थी जो मनुष्य ने यूज की थी? तो इसका आंसर होगा तांबा धातु थी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बनेगा कि हाँ मनुष्य के द्वारा कौन सी धातु सर्वप्रथम यूज की गई थी, तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा कि तांबा जो धातु थी वो सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा यूज की गई थी। ताम्र पाषाण युग से संबंधित सबसे अधिक शोध पश्चिम महाराष्ट्र में हुए हैं। तो ये कीवर्ड क्या है कि जो ताम्र पाषाण युग था उसके सबसे ज़्यादा शोध कहाँ पर हुए हैं? पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में हुए हैं, जैसे कि देमाबाद, जोखी, चंदोली, इनाम गांव आदि। और जो ये जो शोध हुए हैं इन्हें हम जोखी संस्कृति के अंदर रखते हैं। चलिए हम अगला पढ़ते हैं। लोह युग। लोह युग जो है, लोह युग ताम्र पाषाण युग के बाद आने वाला युग है, यानी कि जो लोह युग है वो सबसे बाद में आया था, ताम्र पाषाण युग के बाद में आया था। इस युग में मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे और लोहे का प्रयोग भी करने लगा था, यानी कि ताम्र पाषाण युग तक आते आते मानव पत्थर से भी परिचित हो गया था, मानव तांबे से भी परिचित हो गया था और मानव लोहे से भी परिचित हो गया था। यानी कि मानव जो था वो 3 तरह से औजार बना सकता था, पत्थर से भी, तांबे से भी और लोहे से भी। इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की खोज भी की गई थी, यानी कि जो लोहे युग आया था इस युग के आते आते मानव ने अन्य जो ठोस धातुएं हैं ना उनके बारे में कहीं ना कहीं खोज डेवलप कर ली थी एवं उसका प्रयोग भी वो सीख लिया था, यानी कि उन्होंने इसका प्रयोग भी करना सीख लिया था। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। कमेंट भी कर दीजिएगा।